बेटा क्या देकर भेजा है तेरे ससुराल वालों ने तुझे? तूने तो बताया ही नहीं मुझे। आखिर हम भी तो जाने कि क्या दिया है उन्होंने अपने नए जवाई को। शीला जी अपने बेटे भाविक से बोली। मम्मी उन्हें जो देना था उन्होंने दे दिया और मैंने उनका आशीर्वाद समझकर ले लिया। अब इससे ज्यादा क्या बताना। भाविक बात पलटते हुए बोला। अरे तू भी हद करता है। बताने में तुझे शर्म आ रही है क्या? तेरा बड़ा भाई रजत भी तो मुझे सब कुछ आकर बताता था कि उसके ससुराल वालों ने उसे क्या दिया है। तो तू क्यों नहीं बता रहा? शीला जी बोली। मम्मी भैया की बात अलग है। वो आपको आकर सब कुछ बताता था पर मुझे कोई शौक नहीं है। पापा जी ने जो मान सम्मान के साथ दे दिया बस वही बहुत है, कहकर भाविक अपने कमरे में चला गया। देखा कैसे ससुराल वालों का होकर रह गया है। अपनी माँ तक को नहीं बता रहा कि उसके ससुराल वालों ने उसे क्या दिया है। शीला जी वहां बैठे अपने बेटे रजत और बेटी गीता से बोली। अरे मम्मी सब त्रिया चरित्र है। तुम्हारी छोटी बहू ने तो आते ही तुम्हारे छोटे बेटे को बस में कर लिया। देखो उसके मायके की बात तक नहीं बोल रहा। गीता बोली। देख लो मम्मी तुम्हारे छोटे बेटे को। तुम कहती थी ना कि मेरा छोटा बेटा मेरा लाडला बेटा है। आज वही छुपा रहा है तुमसे बातें। रजत भी क्या कम था, वो भी बोला। ये सब बातें अंदर रसोई में काम करती हुई रजत की पत्नी काम्या को सुनाई दे रही थी। इन लोगों की बातें सुनकर वो अतीत में खो गई, जब वो शादी करके इस घर में आई थी। घर में सास शीला जी, पति रजत, छोटा देवर भाविक, ननद गीता थी। रजत की शुरू से ही आदत थी कि उसके ससुराल से उसे जो कुछ भी मिलता वो जाकर शीला जी को जरूर बताता। ना सिर्फ ये बताता कि उसे क्या दिया गया है बल्कि उसके मायके में क्या क्या बातें हुई वो तक आकर शीला जी को बोल देता था। बताने में परेशानी नहीं थी, लेकिन समस्या तो ये थी कि उसके बाद 2-3 दिन तक सुबह शाम उठते बैठते बस यही बातें होती रहती थी और फिर उसे नई टीका टिप्पणी सुनने को मिलती थी। शुरू शुरू में तो काम्या चुप रही, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा तो उसने पलटकर जवाब देना शुरू कर दिया और इस कारण से घर का माहौल बिगड़ना शुरू हो गया। हालांकि उसका देवर भाविक समझदार था, वो इन बातों को समझता भी था और कई बार अपने भाई को रोकता भी था। भाई क्या हर छोटी छोटी बातें तुम आकर यहाँ मम्मी को बोल देते हो? थोड़ा तो बड़पन तुम भी दिखाओ। अरे क्या गलत कर रहा हूँ मैं? जो सच है वही तो बता रहा हूँ, रजत तुनक कर जवाब देता। भाई दो परिवारों के बीच में मान सम्मान शांति और रिश्ते बनाए रखना सिर्फ बहू के अकेले की जिम्मेदारी नहीं होती है, दामाद को भी योगदान देना पड़ता है। तू दे देना तेरे ससुराल में योगदान, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। छोटा है छोटा ही बनकर रह। रजत बस इस तरह से कहकर भाभी को चुप करा देता। भाभी की शादी के कुछ दिन पहले रजत की बेवकूफ़ी के कारण काम्या की मम्मी और शीला जी में अच्छी खासी बहस भी हो गई थी। दरअसल हुआ यूं कि काम्या के भतीजे का मुंडन का प्रोग्राम था। उन्हीं दिनों उसके पापा की हार्ट सर्जरी भी हुई थी, इसलिए ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं किया था। सिर्फ घर के खास रिश्तेदारों को और काम्या के परिवार वालों को बुलाया था। उसकी मम्मी ने उसे ज़्यादा कुछ लाने के लिए भी साफ मना कर दिया था। खैर काम्या के परिवार से सब लोग गए थे और खा पीकर वापस आ भी गए। बस काम्या और रजत ही वहाँ रुके थे। उस समय काम्या की मम्मी ज़्यादा विदा कुछ दे नहीं पाई थी। उन्होंने रजत को अपना बेटा समझकर कहा, दामाद जी अभी स्थिति ठीक नहीं है। फिलहाल तो मैं आपकी मम्मी जी के लिए कपड़े और लिफाफा और थोड़ा बहुत ही शगुन का तौर पर सामान दे रही हूँ। आप लोगों की विदाईगिरी में बाद में दे दूंगी। रजत ने वहां तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आकर अपनी मम्मी को सब कुछ बता दिया। उस पर शीला जी ने जो मुंह में आया वो बोलना शुरू किया। अरे ऐसे कैसे, क्या आप बिल्कुल भिखारी हो गए हैं क्या तेरे ससुराल वाले, जो दामाद को बिना विदाई के भेज दिया? जब काम्या ने रजत से बात की तो रजत ने उससे ही बहस कर ली। क्या बेइज्जत करने के लिए बुलाया था मुझे तुम्हारे मायके में? दामाद को देने की औकात भी नहीं थी क्या? उससे ज्यादा सामान तो हम लोग लेकर गए थे वहां पर। उसके बाद तो आस पड़ोसी क्या रिश्तेदार क्या, जहां मौका मिलता वही ये बातें होने लगी। अब उड़ती उड़ती ये खबर काम्या की मम्मी तक पहुंच गई। उन्हें वाकई बहुत दुख हुआ। उनकी बेटी को सिर्फ विदाई के लिए इतना सुनाया जा रहा था। सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने उसी समय अपनी अंगूठी और पायल गिरवी रखवाई और इससे आए पैसे से विदाई का सामान खरीदकर काम्या के घर पहुंच गई। और विदाई शीलाजी और रजत के हाथ में पकड़ा कर शांतिपूर्वक बोली। क्षमा कीजिएगा समधन जी, गलती हो गई कि हम समय पर विदाई नहीं दे पाए, पर कम से कम आपको भी हमारा मान रखना चाहिए था। यूं रिश्तेदारों को बोलना अच्छी बात नहीं है। बस उसके बाद शीला जी ने उल जुलूल बोलना शुरू कर दिया। आखिर काम्या की मम्मी भी कब तक बर्दाश्त करती, सो उन्होंने भी कह दिया। समधन जी, ये कोई तरीका नहीं होता है बात करने का। लड़की वाले हैं तो क्या हुआ, आप हमें कुछ भी सुनाएंगे?
बहस और भी बढ़ जाती, लेकिन काम्या की मम्मी वहां से रवाना हो गई। हालांकि उसके बाद अब उनके रिश्तों में इतना अपनापन नहीं था। रजत से भी वो लोग बहुत सोच समझकर बोलते थे। लेकिन अब रजत को ये शिकायत रहती थी कि उसके ससुराल वाले उससे ठीक से बात नहीं करते, उसके पास बैठना भी पसंद नहीं करते, उसका उसके ससुराल में मान सम्मान नहीं है। खैर भाभी की भी शादी हो चुकी थी, पर भाभी घर आकर हर बात नहीं बोलता था। अभी कल उसके ससुराल में उसकी साली की सगाई का प्रोग्राम था। सब लोग जाकर आए थे और भाभी का आज अपनी पत्नी के साथ आया था, पर आज भी उसने कुछ नहीं बोला। खैर अभी सब लोग बाहर बैठकर भाभी की बुराई कर ही रहे थे कि इतने में काम्या सबके लिए चाय लेकर आई। उसे देखते ही शीला जी ने कहा, पर एक बात तो माननी पड़ेगी वैसे तुझे, भाभी के ससुराल में उसकी जो इज्जत है ना, वो तुझे तेरे ससुराल में नहीं मिलती। तेरे ससुराल वालों को भी उनसे सीखना चाहिए कि दामाद की इज्जत कैसे की जाती है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही मम्मी आपने। कैसे भाविक भैया के ससुराल में सब उनके आगे पीछे घूम रहे थे, हर बात में उन्हें आवाज लगा रहे थे, पर रजत भैया के ससुराल में ऐसा नहीं होता। गीता ने भी कहा, अरे मम्मी, इज्जत देना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसी से पता चलता है कि खानदान कैसा है। रजत ने भी ताना कसते हुए कहा, पर यह बात काम्या को चुभ गई। काम्या ने पलटकर रजत से कहा, दामाद बन जाने से ही इज्जत नहीं मिलती, इज्जत को भी कमाना पड़ता है, और वो भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। काम्या भी खरी खरी सुनाकर चली गई। पीछे हर कोई मुंह फुलाकर बैठ गया, लेकिन काम्या ने भी किसी को मनाना ठीक नहीं समझा।